नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अर्चना रघुवंशी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में। आज हम वाक्य तथा उसके भेद पढ़ेंगे। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो अवश्य पूछिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है और भाषा के लिए शब्दों, वाक्यों आदि की ज़रूरत पड़ती है। वाक्य के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। अभी आपके सामने एक चित्र है जिसमें पिताजी राम से कह रहे हैं कि राम क्या कर रहे हो। तो राम उत्तर देता है, पिताजी कहानी। फिर पिताजी पूछते हैं कि राम क्या कर रहे हो। राम कहता है, पिताजी मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। पहले चित्र में जब राम कहता है कि कहानी, तो पिताजी को राम का कहना समझ में नहीं आता है कि राम कहना क्या चाहता है पूर्ण तौर से। लेकिन जब दूसरी बार राम कहता है कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, तो पिताजी तुरंत समझ जाते हैं कि राम जो है वो कहानी पढ़ रहा है और क्या बोलना चाहता है। इससे हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई है। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा इस प्रकार से है, वाक्य के जिस अंश में उस प्राणी या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य वाक्य कहलाता है। अब हम उदाहरण से समझेंगे कि उद्देश्य क्या है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, स्नेहा स्कूल जा रही है, मोहन किताब लेने जा रहा है। तो पहला वाक्य जैसा कि स्कूल कौन जा रहा है, स्नेहा, और दूसरा वाक्य जो है किताब लेने कौन जा रहा है, मोहन। तो दोनों वाक्यों में किसके बारे में बात की जा रही है, स्नेहा और मोहन के बारे में। तो यहाँ पर स्नेहा और मोहन जो है वो उद्देश्य है। अब हम वाक्य का दूसरा अंग पढ़ेंगे जिसका नाम है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे रमेश खेलता है, रानी किताब पढ़ती है। अब पहले वाक्य में रमेश उद्देश्य है, इनके बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि रमेश खेल रहा है। और दूसरे वाक्य में रानी किताब पढ़ती है। तो रानी क्या है, उद्देश्य, और किताब पढ़ती है विधेय। अर्थात रानी क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। तो रानी जो है किताब पढ़ रही है वो क्या हो जाएगा, विधेय। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है तथा वाक्य का कर्म तथा क्रिया विधेय होता है। आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण। मनोज कुछ काम नहीं करता, कामचोर मनोज कुछ काम नहीं करता। तीसरा वाक्य, पंकज का भाई मनोज कुछ काम नहीं करता। अब तीनों वाक्यों में आप देखोगे उद्देश्य जो है एक से ज़्यादा है। पहला वाक्य में सिर्फ मनोज, दूसरे वाक्य में कामचोर मनोज, और तीसरे वाक्य में पंकज का भाई मनोज। तो कभी कभी उद्देश्य जो है वो एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य और विधेय दोनों आपको अलग करके बताया गया है। तो आइए देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य,
संयुक्त वाक्य और मिश्र। पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कर्ता हो व एक ही विधेय यानी क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है। अब राम जो है वो उद्देश्य है, एक ही कर्ता है, और खाना खाता है विधेय है, अर्थात राम एक ही क्रिया कर रहा है, खाना खाने की क्रिया कर रहा है या काम कर रहा है। तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होने के कारण ये क्या है, सरल वाक्य है। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में समानता के आधार पर दो उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अथवा किसी वाक्य में दो सरल वाक्यों या दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला शब्दांश ही संयुक्त वाक्य कहलाता है। अर्थात जैसे किंतु, परंतु, और, अथवा, या, तथा, इसलिए इत्यादि अव्ययों के योग से ही वाक्य जुड़े हुए होते हैं। देखो यहाँ पर वाक्य जो है दो अलग अलग होंगे, स्वतंत्र वाक्य होंगे, और इन दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा गया होता है। जैसे श्याम की आँख खुली और वह इधर उधर देखने लगा। अब यहाँ पर श्याम की आँख एक स्वतंत्र वाक्य है और वह इधर उधर देखने लगा, वह इधर उधर देखने लगा दूसरा स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को और शब्द से जोड़ा गया है। तो हम संयुक्त वाक्य की पहचान इन समुच्चय बोधक अव्ययों से कर सकते हैं। तीसरा मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अथवा जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और बाकी सभी वाक्य गौण हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ही राम की आंखें खुली वैसे ही वह इधर उधर देखने लगा। अब इस वाक्य में जैसे ही राम की आंखें खुली, ये क्या है, मुख्य वाक्य है, और वैसे ही वह क्या किया, इधर उधर देखने लगा, ये गौण वाक्य है। यानी मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए एक प्रमुख वाक्य होना चाहिए और दूसरा जो है उस पर सहायक होना चाहिए या फिर डिपेंड होना चाहिए। दूसरी पहचान हम मिश्र वाक्य की इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक प्रमुख वाक्य और दूसरा उस पर डिपेंड हो और उन दोनों वाक्यों को छोटी की के द्वारा जोड़ा गया हो तो वह मिश्र वाक्य होगा। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा संकेतवाचक वाक्य, छठवा विस्मयादि बोधक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। एक एक करके हम इन सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला विधानार्थक वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, वह वृद्धा असहाय है। दूसरा, रीमा पुस्तक पढ़ रही है। तीसरा, मैं गांव जा रहा हूँ। अब तीनों वाक्यों में एक ही विधान हो रहा है,
वृद्धा जो है वो असहाय है, रीमा जो है वो पुस्तक पढ़ रही है, एक ही कार्य हो रहा है, और मैं गांव जा रहा हूँ यानी जाने की क्रिया हो रही है, अर्थात एक ही कार्य हो रहा है तीनों वाक्यों में। तो यहाँ पर विधानार्थक वाक्य होगा। हम यह भी कह सकते हैं कि जैसा सिंपल सेंटेंस होता है उसी तरीके से सेम या उसे ही हम विधानार्थक वाक्य कह सकते हैं। दूसरा, निषेधार्थक या फिर निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब जहाँ पर नहीं का प्रयोग किया जाता है या विरोधी या विलोम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को लिखा जाता है, वहाँ पर निषेधार्थक वाक्य होता है। जैसे पहला, वह वृद्धा असहाय नहीं है। दूसरा, रीमा पुस्तक नहीं पढ़ रही है। तीसरा, मैं गांव नहीं जा रहा हूँ। अब तीनों वाक्यों में आप ध्यान से देखेंगे तो नहीं का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह नेगेटिव सेंटेंस है, यह निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। पहले वाक्य में हमने देखा था पहले में कि वृद्धा असहाय थी, और यहाँ पर असहाय नहीं है यानी वो लाचार नहीं है। और दूसरा वाक्य में रीमा पुस्तक नहीं पढ़ रही है। पहले हमने देखा कि रीमा पुस्तक पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर रीमा पुस्तक नहीं पढ़ रही यानी कार्य नहीं हो रहा है। और तीसरे वाक्य में भी मैं गांव नहीं जा रहा हूँ, अर्थात जहाँ पर नहीं का प्रयोग हो या फिर विलोम या विरोधार्थी शब्दों का प्रयोग करके कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ पर निषेधार्थक वाक्य होगा। तीसरा, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम ये बहुत ही सरल है, हम सिंपल सा जान सकते कि जहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे, आपकी पहली कहानी कौन सी है? दूसरा, तुम्हारा क्रिकेट का मैच कब होगा? तीसरा, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? अब तीनों वाक्यों में कौन, कब, किन्हें इस तरह के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न चिन्ह भी दिया गया है। तो जहाँ पर प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है वहाँ पर प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य होगा। दूसरा तरीका है कि जहाँ पे प्रश्न चिन्ह होगा आप उस तरह से उसको भी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये प्रश्नार्थक वाक्य है। अगला है आज्ञार्थक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, अथवा जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, जाओ बाजार से फल लाओ, जल्दी जा, कल तक ज़रूर आना, अब मुझे कह लेने दो माँ। अब चारों वाक्यों में कोई किसी को क्या कर रहा है, आदेश या अनुमति दे रहा है, अनुरोध कर रहा है, तो इस तरह से वो अपने भाव प्रकट कर रहा है। जैसे पहला वाक्य, जाओ बाजार से फल लाओ, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। जल्दी जाओ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आज्ञा दी जा रही। तीसरे वाक्य में, कल तक ज़रूर आ जाना, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कल तक ज़रूर आ जाना, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और अब मुझे कह लेने दो माँ, अनुमति ली जा रही है। तो इस तरह के जो भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य होता है। पांचवा, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार के संकेत का बोध होता है या वे वाक्य जहाँ किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया गया हो उसे संकेतवाचक वाक्य
कहते हैं। जैसे आप यदि कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि संकेत दिया जा रहा है कि यदि आप कहें तो मैं आगे का विचार करने लगूंगा। दूसरा वाक्य, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यहाँ पे भी एक संकेत, एक हिंट मिल रहा है कि यदि तुमने पढ़ाई की तो तुम फ्यूचर में, भविष्य में ज़रूर सफल होगे। तीसरा वाक्य, यह जो चित्र बना है यह उसी ने बनाया है। यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, एक हिंट दिया जा रहा है कि ये जो चित्र बना है वो उसी व्यक्ति ने बनाया है। तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होगा। छठवां, विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार के विस्मय, हर्ष, सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। यह बहुत ही सरल है कि जहाँ पर इस तरह के भाव का बोध होता है, विस्मय का, आश्चर्य का, खुशी का, दुख का, घृणा का, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। और इसको पहचानने का एक और आसान तरीका है कि विस्मयादिबोधक शब्द के बाद आश्चर्यबोधक चिन्ह लगा हुआ होता है। जैसे, वाह कितना अच्छा मौसम है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, छी कितनी गंदी जगह है। अब इन तीनों वाक्यों में वाह, ओह, छी इन शब्दों के बाद आश्चर्यबोधक चिन्ह अर्थात एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया है। तो आप इससे भी पहचान सकते हो कि ये कौन सा वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। अगला, इच्छावाचक या फिर इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जहाँ पर व्यक्ति की इच्छा, आशा या कोई व्यक्ति कोई शुभकामना दे रहा है तो इस तरह का जो वाक्य होता है उसे इच्छार्थक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम विजय प्राप्त करो, तुम कक्षा में प्रथम आओ। जैसे पहले वाक्य में कहा गया है कि भगवान तुम्हारा भला करे। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि आशीर्वाद दिया गया है, शुभकामनाएं दी गई हैं। तुम विजय प्राप्त करो, यहाँ पर भी शुभकामनाएं दी गई है। तुम कक्षा में प्रथम आओ, यहाँ पर भी क्या किया गया है, आशा व्यक्त की गई है, शुभकामनाएं दी गई हैं। तो इस तरह से जहाँ पर इच्छा, आशा, शुभकामनाएं दी जाती हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या होंगे, इच्छावाचक वाक्य होंगे। अगला और अंतिम, संदेहवाचक वाक्य। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे संदेह हो, डाउट हो, जिस वाक्य से किसी बात का संदेह पता चलता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात सेंटेंस से आपको ये मालूम पड़ता है कि वाक्य जो है वो डाउटफुल है, जो बातें कही गई है वो डाउटफुल है, होगा नहीं होगा पता नहीं, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद कल बरसात हो। अब पहले वाक्य में क्या कहा गया है कि शायद, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। शायद यानी कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है कि शायद हो सकता है कल बरसात होगा या फिर नहीं भी होगा। दूसरा वाक्य, हो सकता है तुम इस बार प्रथम आ जाओ, यानी अर्थात कि यदि तुम पढ़ाई करोगे, डाउटफुल है कि यदि पढ़ाई किए तो तुम प्रथम आओगे और पढ़ाई नहीं किए तो तुम प्रथम नहीं आओगे। तो इस तरह से जहाँ संदेह हो या डाउट हो तो ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये था वाक्य तथा वाक्य के भेद, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार। यदि आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।